Qtrix. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Pranay Mandal and welcome to Qtrix. आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का थर्ड लेक्चर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जूलॉजी के सेकंड पेपर की सारी क्लासेस हमारी वेबसाइट qtix.in पे अवेलेबल कराई जा रही है रेगुलर बेसिस पे, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरा कोड प्रणय10 का भी यूज़ कर सकते हैं। जूलॉजी के सारे कोर्सेज़ के लिए आपको एक 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जूलॉजी के अलावा कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एसएसजी यूनिवर्सिटी, एसजीएस गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अदर सब्जेक्ट बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के भी सारी क्लासेस हमारी वेबसाइट qtix.in पे क्लासेस अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं एंड इसका प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा थर्ड लेक्चर नॉन कोडेड्स का, जो कि है प्रोटोजोन्स का इंट्रोडक्शन एंड उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे, प्रोटोजोन्स क्या है और उनके जो बेसिक फीचर्स है, मतलब अगर हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम उनको थोड़ा जान पाए। ठीक, मतलब उनको अगर देखेंगे, उनको अगर समझेंगे, समझना चाहते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है। सेकेंड, प्रोटोजोआ का माने क्या होता है, प्रोटोजोआ के मतलब क्या होगा कि प्रोटोजोआ जब बात कर रहे होते हैं प्रोटोजोआ, ओके, तो प्रोटोजोआ मतलब फर्स्ट, ओके, एनिमल। ठीक हो गया, प्रोटोजोआ मतलब फर्स्ट एनिमल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट। अभी थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करें तो क्या हुआ, फर्स्ट एनिमल लाइक बीइंग। ठीक, फर्स्ट एनिमल लाइक बीइंग। अब एनिमल लाइक बीइंग का मतलब क्या है कि इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी, या फिर हम बात कर रहे हैं कि इनका जो बिहेवियर एक्सपेक्ट है वो एनिमल से ज़्यादा मिलता है, ना कि प्लांट से। ठीक है, तो इसलिए हम इनको एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, ना कि प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, तो आप अगर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी है आपने तो इससे पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, तो उसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि प्रोटोजोन्स को हम कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं। ठीक है, सारे फाइलम को कैसे अरेंज किया जाता है, किस बेसिस पे अरेंज किया जाता है। तो प्रोटोजोन्स को एनिमल किंगडम के अंडर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इनकी जो फीचर सिमिलैरिटीज़ है वो एनिमल किंगडम से ज़्यादा मिलती है, ना कि प्लांट किंगडम से। ठीक, हालांकि इनमें प्लांट के भी कुछ फीचर्स है एज लाइक फोटोसिंथेसिस, बट इनमें एनिमल्स के ज़्यादा फीचर आते हैं। ठीक, तो एनिमल्स का सबसे पहला फीचर क्या है, अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, तो एनिमल का सबसे फीचर जो प्रोटोजोन्स में आता है, सबसे पहला वाला फीचर क्या है, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल टाइप के होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो सेल के बने होने की तो कोई बात नहीं है कि इनका ये सिंगल सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। बट इनमें फीचर क्या होते हैं, इनमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट, एज लाइक एनिमल। एनिमल में भी नहीं होता है सेल वॉल। सेकेंड क्या है, इनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होता है, मिलता है। तो ये यूकैरियोटिक्स होते हैं जिनका सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये इनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड क्या है कि ये मूवमेंट शो करते हैं, हुआ ना एक बेसिक फीचर। ठीक है, तो मूवमेंट या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लोको मोशन। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये इनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इनमें मूवमेंट होता है। और ये तीनों के तीनों फीचर किससे सिमिलरिटी का सिमिलर होते हैं, किसके सिमिलर है, एनिमल सेल्स के सिमिलर है। ठीक हो गया,
तो इसीलिए हम इसका स्टडी क्या करते हैं, एनिमल किंगडम के अंडर करते हैं, ना कि प्लांट किंगडम के अंडर करते हैं। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। हमने अभी बात करी यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस तो पता होगा ना आपको, कि जो मोनेरा होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट ग्रुप के होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, हमारे प्रोटिस्ट आते हैं। प्रोटिस्ट में क्या है, ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक, इनमें यूनिसेलुलर मतलब क्या है, इनमें फेगोसाइटोसिस, एंडोस्केलेटन, एंडोमेम्ब्रेन, न्यूक्लियस किस काम आता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने का काम आता है। तो ये सब चीज़ें यूकैरियोट्स में इवॉल्व हुई है, अपार्टमेंट सिस्टम इवॉल्व हुई है, मतलब ऑर्गन सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ऑर्गन सिस्टम मतलब आप सिंगल सेल में ऑर्गन मतलब क्या है कि इनमें कुछ कुछ पार्ट अपार्टमेंट बन गए, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक अपार्टमेंट बन चुके हैं, कंपार्टमेंट बन चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विद बोथ एनिमल लाइक बिहेवियर। मतलब अब क्या है, इनमें एनिमल लाइक बिहेवियर सच एज मूवमेंट भी होता है, एंड प्लांट लाइक बिहेवियर सच एज फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब मैंने पहले ही आपको कहा है कि इनमें एनिमल लाइक बिहेवियर ज़्यादा होता है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एनिमल से रिजेंबल करते हैं। इनमें इनमें जो इसके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो एनिमल से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं और प्लांट से कम। लेकिन प्लांट के भी कुछ फीचर इसमें है, जैसे कि एक मैंने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस। अब ये सबसे कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं वो क्या हुआ, युग लेना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विद बोथ एनिमल लाइक बिहेवियर सच एज मूवमेंट एंड प्लांट लाइक बिहेवियर सच एज फोटोसिंथेसिस। सेकेंड क्या है कि मोस्ट पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स के बारे में वो ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। एंटेरिस्टोलिटिका जो हमारे पेट में डिसेंट्री का काम कर देते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है, पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स है, डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोन्स है। तो इनमें क्या होता है, ये ह्यूमन में इनका जो साइज होता है वो 50 माइक्रोमीटर होता है। अब हम इनके रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक, प्रोटोजोन्स के शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या क्या कह रहे हैं कि मोस्ट पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स इन ह्यूमन्स आर लेस देन 50 माइक्रोमीटर। तो ह्यूमन में जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो लेस देन 50 माइक्रोमीटर होते हैं। स्मॉलेस्ट मेनली इंट्रासेलुलर फॉर्म्स, जो सेल के अंदर ही काम करते हैं, वो कितने, उनकी साइज क्या है, ऑब्वियस सी बात है वो छोटे होंगे। जब इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर काम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। बट बैलेंटिडियम कोली में मेजर 150 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोटोजोन्स का जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 150 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। अब देख लो कितना कितना वास्ट साइज है इसका। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स का साइज क्या हुआ, 1 माइक्रोमीटर से लेके 150 माइक्रोमीटर तक का इनका रेंज है। ठीक, और एक अदर वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैलेंटिडियम कोली इज द लार्जेस्ट प्रोटोजोआ। यही तो दिख रहा है हमको ना यहाँ पे। तो बैलेंटिडियम कोली इज द लार्जेस्ट प्रोटोजोआ इन एनिमल किंगडम एज वेल एज प्रोटिस्टा। तो चलो इन एनिमल किंगडम। अब नेक्स्ट क्या है कि द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये सिंगल यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल बॉडी का मतलब ही तो ये हुआ ना यूनिसेलुलर। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर एंड परफॉर्म्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग। एक कॉमन सी बात है, लिविंग की वाइटल एक्टिविटीज क्या क्या होती है। हम प्रोटोजोन्स को, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक एनिमल का दर्जा क्यों दे रहे हैं, एक एनिमल के हिसाब से क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है लिविंग की वो परफॉर्म करती है वो अकेली सिंगल सेल। तो लिविंग की सबसे वाइटल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। फर्स्ट क्या हुआ, रेस्पायरेशन। सेकेंड क्या हुआ,
एक्सक्रीशन। थर्ड क्या हुआ, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये तीन चीज़ें होती हैं इनमें। ठीक है, एंड इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल भी होते हैं एंड सेक्सुअल भी होता है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सबसे पहले क्या है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। लिविंग, कोई चीज़ लिविंग सेल है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे, वह रेस्पायरेट कर रहा हो, डाइजेशन कर रहा हो एंड रिप्रोडक्शन कर रहा हो, तो वो क्या है, बस सी बात है, लिविंग के अलावा जो नॉन लिविंग चीज़ है वो कर सकती है कैसे, कभी नहीं कर सकती ना, रेस्पायरेट नहीं कर सकती, वो एक्सक्रीट नहीं कर सकती, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती अगर वो नॉन लिविंग है तो अगर ये तीन फीचर मिल रहे हैं आपको, ये तीन प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो वो क्या है, वो एक लिविंग सेल है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक यूनिसेल्युलर बॉडी अगर ये तीनों चीज़ें कर रही है, जो कि एक वाइटल एक्टिविटी होती है लिविंग के लिए, ठीक, तो वो क्या हुए, प्रोटोजोन्स हुए। ठीक, तो अगर कोई एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक बॉडी इज परफॉर्मिंग रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, देन दे आर प्रोटोजोन्स फॉर श्योर। ओके, अब यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, जनरली यूनिन्यूक्लिएट। अब ये बड़ा अच्छी बात है कि यूनिन्यूक्लिएट। ठीक, अब न्यूक्लियस, देखो हमने क्या कहा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे ऊपर हमने क्या समझाया था कि प्रोकैरियोट से जब मोनेरा से, ठीक है यहाँ पे बताता हूँ, जब मोनेरा से प्रोटिस्टा में आते हैं तो इनमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया से प्रोटोजोआ में आते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि बैक्टीरिया से प्रोटोजोआ में आते हैं, इनमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, इनमें सबसे पहले क्या आता है, एंडोस्केलेटन, एंडोमेम्ब्रेन। ठीक है, बट इनमें एक और आता है फेगोसाइटोसिस, बट सबसे मेजर जो वो क्या होता है, न्यूक्ली, बस क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्या होता है इनमें, न्यूक्लियस होता है फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज, तो प्रोटोजोन्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है कि जनरली यूनिन्यूक्लिएट, मतलब मोस्ट जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, बट देर इज मेनी एमीबॉइड फॉर्म्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मल्टी न्यूक्लिएट है तो मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो यूनिन्यूक्लिएट का काम भी जो है, मल्टी न्यूक्लिएट का काम भी वही है, ये जस्ट क्या है, ये रिप्रोडक्टरी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब हम अब आगे कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन सिंगेमी, एपोगेमी पढ़ेंगे, ठीक है, होलोगेमी पढ़ेंगे, तो आप तब समझ जाओगे कि इनमें मल्टी न्यूक्लिएट क्यों आता है, यूनिन्यूक्लियस क्यों होता है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, अभी आप ये इतना जान लीजिए कि इनमें क्या होता है, मोस्टली ये जनरली देखो कॉमनली यूनिन्यूक्लियस होता है, बट कुछ रिप्रोडक्शन के टाइम ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इनमें जब न्यूक्लियस का भी क्या कहते हैं ब्रेकडाउन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म में भी मिलते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिख रखा है क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टरी प्रोडक्ट, इसलिए लिख रखा है यहाँ पे। ठीक, एंड न्यूक्लियस इज वेसिकुलर एंड मैसिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, सेल बॉडी। अब सबसे पहली बात क्या है, अब आउटर एरिया से स्टार्ट करते हैं समझना। तो इसका जो सबसे आउटर बॉडी होता है, अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमारी बात यहाँ पे हो गई कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है,
ओके। अब इनमें ये तो नहीं होता है, सेलुलोज तो नहीं होता है, मतलब सेल वॉल हार्डनिंग तो नहीं होती, तो क्या होता है इनमें पेलिकल की लेयर होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक पेलिकल की लेयर होती है। पेलिकल किसके होते हैं, पेलिकल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, नॉन रिजिड होती है मतलब सॉफ्ट होती है, मतलब ये हल्का सा आपको क्या कहते हैं बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, बट ये रिजिड नहीं होती है, हार्डन नहीं करती है, ये क्या करते हैं फ्लेक्सिबल बनाए रखती है मोस्टली, बहुत मतलब एक जेली जेली टाइप का फील मान लो। ठीक, तो ये उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए रखती है ताकि ये बॉडी सेल बॉडी जो वो क्या है वो तुरंत से ही ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप ना हो जाए इधर का सेल बॉडी उधर का, तो इसलिए उस चीज़ को बनाए रखने के लिए पेलिकल का यूज़ किया जाता है। बट पेलिकल ऐसा ज़रूरी नहीं कि पेलिकल हर एक प्रोटोजोआ में हो। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स which do not have a pellicle layer on their body surface. सो हमने क्या कहा, सेल बॉडी इज इधर नेकेड, मतलब उसका जो हम उसका मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक सेल के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो सेल बॉडी इज इधर नेकेड और सराउंडेड बाय नॉन रिजिड पेलिकल। ठीक हो गया। नॉन रिजिड पेलिकल किस में मिलता है, नॉन रिजिड मतलब क्या, ठोस, हार्डन नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और ये किन में होता है, जैसे पैरामीशियम में। ठीक है, ये हमने ये डायग्राम बना रखा है, ये थोड़ा सा इसको ये इस पिक्चर को देख के आप समझ जाइए कि पेलिकल कहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए, ये है साइटोप्लाज्म, यहाँ तक ये साइटोप्लाज्म को हम इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा अच्छे समझे तो ये क्या है, एक्टोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का आउटर लेयर। ठीक है, और ये है साइटोप्लाज्म के ऊपर, जस्ट ऊपर क्या है, पेलिकल की लेयर है, प्रोटीन लेयर पड़ी हुई। ठीक है, और ये सीलिया में, पैरामीशियम में सीलिया आते हैं आपके। ठीक है, एल्वोलिया, एल्वोलाई क्या है, स्ट्रेंथन के लिए चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे बैक्स फैट वगैरह यहाँ पे स्टोर होता है, ये स्ट्रेंथन के लिए काम आता है। ठीक है, स्पंजी लुक देने के लिए काम आता है। ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कवर करता है इसको। ठीक, काइनेटोस्टोम क्या करता है, इस चीज़ को, सीलियम को, सीलियस को पकड़े रखने का काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेंटर होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़, ये वाला डायग्राम देख के आप समझ जाइएगा कि पेलिकल, ये जो ऊपर वाला एरिया है आपको जो दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, पेलिकल का जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, या फिर उसका जो पोजिशनिंग कहाँ पे होती है और कैसे वो सेल बॉडी के ऊपर लगी रहती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि प्रोटोजोआ आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल हैबिटेट। अब उसके बाद ये भी आता है क्वेश्चन कि यार मतलब प्रोटोजोआ तो ऐसा है वैसा है, बट ये पाया कहाँ जाता है, मिलता कहाँ पे है? तो ये ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है, सॉइल बोल लो, पानी बोल लो। ठीक है, नॉर्मल एनवायरनमेंट बोल लेते हैं। ठीक, तो प्रोटोजोआ हर जगह पे मिलता है। तो और यहाँ पे ये भी लिखा है मैंने कि इन क्लासिकल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी, इन क्लासिकल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी दे वर प्लेस्ड अंडर द किंगडम एनिमेलिया। ये वाला लाइन आप हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इस चीज़ को ना। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल हैबिटेट बट यूजुअली फेवस मॉइस्ट और एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, क्योंकि वो उनमें मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से शो कर पाती है। ठीक है, इसका रीज़न यही है, क्योंकि वो उनमें मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से शो कर पाती है। फेगोसाइटोसिस उनमें बड़े पॉसिबल हो जाता है। फेगोसाइटिस किस लिए यूज़ करते हैं, खाना, फूड के लिए। ठीक है, तो उनको फूड भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, कार्निवोरस टाइप के भी काम करते हैं, मतलब बैक्टीरियंस वगैरह को भी खा लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं, बैक्टीरियन वगैरह नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का ये क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम आगे डिस्कस भी करेंगे काफ़ी डिटेल में, बट अभी हम थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ट्रेलर देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, इनमें तो न्यूट्रिशन क्या है कि फूड कंजप्शन, और फूड कंजप्शन के बाद एनर्जी,
एनर्जी फूड किस लिए लेते हैं, इनटेक फूड का इनटेक इसलिए होता है ना ताकि एनर्जी बने। तो इनमें फूड का इनटेक किस किस टाइप से होता है, उस टाइप से इसके न्यूट्रिशन मोड्स को हमने डिफर करा है। तो एक सबसे पहले क्या है, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, ठीक है, ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेबल रहते हैं, डिपेंड करते हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। फिर क्या है, होलोफाइटिक। होलोफाइटिक मतलब क्या हुआ, या फिर हम इनको ये भी बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफिक। सिंपल से फोटोसिंथेसिस करने वाले, ठीक है, मतलब ये अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना एनर्जी का सोर्स खुद बना लेते हैं। पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर पलते हैं, उनके फूड सोर्स का यूज करते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, एंटोमिया हिस्टोलिटिका है ना। उसके बाद क्या है, सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक इज लाइक, क्या करती है, डेब्रिस पे फीड करते हैं, जो भी एरिया में, जो भी सराउंडिंग में डेब्रिस है, ठीक है, उस पे फीडअप करके ये अपना लाइफ एक्सपेंड करते हैं, अपना लाइफ आगे बिताते हैं, ठीक। तो न्यूट्रिशन मोड क्या क्या हो गए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोजोइक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 4 मोड हो गए। ये हमेशा याद रखना आप कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि क्या होता है, हमारी तरह एनिमल टाइप होता है, ये अदर एनिमल बीइंग, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। होलोफाइटिक में क्या होता है, ये इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, और ये सनलाइट से डायरेक्ट अपना एनर्जी बना लेते हैं। थर्ड क्या आता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अदर बीइंग, अदर ऑर्गेनिज्म के फूड सोर्स का सीधा सीधा ही ये इनटेक करते हैं। सेप्रोजोइक क्या होते हैं, डेब्रिस, ऑर्गेनिक मैटर के डेब्रिस को ये कंज्यूम करते हैं, ये डेड मैटर्स पे पलते पलते बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 4 मोड हो गए, ये हमेशा याद रखना कि प्रोटोजोन्स के 4 मोड होते हैं, चार मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। देयर आर 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, होलोजोइक, होलोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोजोइक। ये दिमाग में बसा लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पायरेशन। अब खाना तो खा लिया हमने, लिविंग की जो वाइटल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने पढ़ी थी। क्या था सबसे पहले, सबसे पहला था क्या, रेस्पायरेशन, फिर क्या था, डाइजेशन, और थर्ड क्या था, रिप्रोडक्शन। तो देखो, डाइजेशन कब होगा, जब फूड होगा, इनटेक होगा, तो हमने क्या किया, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये पहला आ गया हमारा लिविंग का एक प्रूफ भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन है। अगर कोई फूड इनटेक कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अलाइव है ना। जो डेड है वो थोड़ी फूड इनटेक करेगा, ठीक। तो न्यूट्रिशन हुआ, तो न्यूट्रिशन ख़त्म कर दिया हमने, तो एक हमारा पहला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ये रेस्पायरेट, इसमें रेस्पायरेशन होता है, ठीक। मतलब रेस्पायरेशन का क्या मतलब हुआ, नॉर्मली रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा रेस्पिरेशन क्या होता है, O2 का इनटेक एंड CO2 का अपटेक। बट इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें एरोबिक, जिसमें O2 का इनटेक होता है, एरोबिक के साथ साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन के साथ साथ ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अब रेस्पिरेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो वो क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो क्या हुआ वो, एनएरोबिक। तो हमने क्या है यहाँ पे क्या है, एरोबिक प्रोटोजोअन्स आर सो स्मॉल दैट दे आर able to obtain the oxygen they require for metabolism from the surrounding liquid medium by simple diffusion, ठीक है। मतलब इनमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से शुरू होता है। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल सेल इनमें थोड़ी ना गिल ना ही ट्रैकिया होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक। एंड इसके साथ जो एनएरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन विच मेटाबॉलिज्म मस्ट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
मतलब क्या होता है, एनएरोब मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन के एब्सेंस में सारे काम होते हैं, ठीक। आर रियरली फाउंड अमोंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोज यूकैरियोट्स दैट आर एनएरोब्स ऑफन आर ईदर पैरासाइट्स, ठीक, और ऑब्लिगेट सिम्बायोट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एरोबिक एंसेस्टर। तो हम बात कर रहे हैं, ये जनरली तो एरोबिक होंगे, प्रोटोजोन जनरली तो एरोबिक होंगे, बट देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस कि वो या तो सिम्बायोट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है किसी के साथ, या फिर वो पैरासाइटिक है। तो ये दो कंडीशंस ही है जिसमें कि प्रोटोजोन्स एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन दिखाता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन आर वेरी रेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इनका मूवमेंट, अब इनमें मूवमेंट भी होती है, ठीक है, इनमें लोकोमोशन होता है। तो लोकोमोशन कितने टाइप का हुआ इनमें, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट एंड सिलियर मूवमेंट, 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ा था कि लोकोमोटर और लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर स्यूडोपोडिया इन सार्कोडिना, फ्लैजेलर इन मैस्टिकोफोरा, सीलिया इन सिलिएटा एंड एब्सेंट इन स्पोरोजोआ। तो ये जो 4 हमने ये लिख रखे हैं, क्या कहते हैं, सार्कोडिना, मैस्टिकोफोरा, सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ, ये चारों को चारों पता है क्या है, these 4 are subkingdom, sorry, subphylum, subphylum of phylum Protozoa। तो सार्कोडिना, मैस्टिकोफोरा, सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ, ये सब क्या है, सब फाइलम है, और इन सबको डिवाइड ही इनके क्या कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग किया गया है। तो इसके बारे में हम इनके क्लासिफिकेशन के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी हम ज़्यादा इसके बारे में डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले क्या है, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया में मतलब क्या है, स्यूडोपोडियल ये, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट खाली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी हल्का सा देख लेते हैं इसके बारे में। स्यूडोपोडियल मूवमेंट, तो स्यूडोपोडियल मूवमेंट में क्या होता है, ये किन में होता है, एमीबा में, ये देखो ऊपर बना हुआ है, एमीबा बना हुआ है। तो क्या होता है, इसका जो साइटोस्केलेटन होता है ये स्ट्रेच कर जाता है, एक लंबा पोर्शन निकल जाता है। अब उसके बाद क्या है, ये पूरी बॉडी, अब ये पूरी बॉडी धीरे धीरे आगे शिफ्ट होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट फिर से ये धीरे धीरे आगे स्ट्रेच करता है, फिर से पूरी बॉडी आगे शिफ्ट होती है, और ऐसे करके ये मूवमेंट करता है इस डायरेक्शन में, मान लो, ठीक है। अगर ये इधर को स्ट्रेच कर रही है और स्ट्रेच आउट हो रही है साइटोस्केलेटन के साथ साथ, तो ये क्या हुआ, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, मतलब सेल के ही मेम्ब्रेन्स खुद ही, मतलब उसकी सेल बॉडी ही आगे बढ़ती है, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कोई apparatus नहीं लगे हुए हैं मूवमेंट के लिए। तो वो क्या हुआ, स्यूडोपोडियल मूवमेंट हुआ, जो कि उसमें किस में हुआ, किन में होता है, ये होता है एमीबा में, ठीक हो गया, एमीबा में होता है। अब क्या है, हमारा पहला क्या हो गया, स्यूडोपोडियल मूवमेंट हो गया, समझ गए आप थोड़ा सा, ठीक। इसके बारे में अभी अब टेंशन ना लिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लोकोमोशन में हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। अभी खाली एक जनरल इंट्रोडक्शन, थोड़ा जनरल आइडिया आ जाएगा कि लोकोमोशन कितने टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। तो स्यूडोपोडियल मूवमेंट होता है। सेकेंड है हमारा फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट में, स्यूडोपोडियल मूवमेंट में, जब मूवमेंट स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्ट्रेच आउट पोर्शन ऑफ द सेल बॉडी,
ठीक है। फ्लैजेलर मूवमेंट में क्या है, एक फ्लैजेला करके खुद ही एक बॉडी पार्ट, फ्लैजेला, कॉमन एग्जांपल यूग्लिना। ठीक, तो ये क्या करता है, ये है यूग्लिना की बॉडी। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन ग्रीन, हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्लैजेला है, ये मूवमेंट करता है ऐसे, सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज करना है उस हिसाब से। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने इसको फ्लैजेला को मूव कराता है और उस हिसाब से मोशन जनरेट होता है। आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, ये उस हिसाब से अपना मोशन डिसाइड करता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुआ हमारा, बाद में पढ़ेंगे लोग, एक सेकंड। सूडोपोडियल मूवमेंट में स्टेज और पोर्शन ऑफ बॉडी, फ्लैजेलर मूवमेंट में फ्लैजेला है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है हमारा सीलिया, सिलियरी मूवमेंट। ये किन में मिलता है, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में सीलिया और पार्ट, सीलिया करके देखिए छोटे 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 जो पार्ट्स हैं, ये देखिए ऐसे मूवमेंट करता है और ऐसे आगे बढ़ता है। जैसे कि शुंडी में भी आपने देखा होगा, शुंडी भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने। सेंटीपीड होता है, सेंटीपीड में ढेर सारे उसके लेग्स होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी ढेर सारे सीलिया होते हैं, वो उसके थ्रू ये धीरे 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 आगे मोशन करता है। ठीक है, तो ये पैरामीशियम में कौन सा मोड होता है, सिलियरी मूवमेंट होता है। स्पोरोजोआ क्या होता है, ये पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये आपको तीनों टाइप की लोकोमोशन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इनमें अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोटोजोन्स क्योंकि सिंगल सेल्ड है, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बाइनरी फिजन या फिर उसके अलावा हमारे पास क्या है, बडिंग। सिंपल सी बात है, तो बाइनरी फिजन होगा, सिंगल सेल डबल में होगा, या फिर बडिंग। ठीक, बाइनरी के अलावा मल्टीपल फिजन भी होते हैं, मल्टीपल फिजन भी होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन भी होता है इनमें। भी होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेथड से होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बेसिक बात है, गैमेट्स के फ्यूजन से होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। स्पर्म गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड गैमेट क्या क्या होता है, स्पर्म एंड एग्स मानते हैं, बट इनमें स्पर्म एंड एग नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए हम इसको इनमें मेल फीमेल जैसा कोई सीन नहीं है। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं और इनमें सेल खुद ही, एक सेल जो दो सेल होते हैं, अब यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर खुद ही गैमेट की तरह वर्क करते हैं और ये एक हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। एंड और एक मेथड है, वो क्या है, कॉन्जुगेशन। इसके बारे में हम रिप्रोडक्शन के फेज में पढ़ेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, तो अभी थोड़ा जानकारी रहती है कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप से होता है। ठीक है,
इनमें एसेक्सुअल मोड में बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, मतलब या तो दो इंडिविजुअल सेल गैमेट्स की तरह काम करेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स की तरह काम करेंगे, ठीक। और एक मेथड क्या है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। प्रोटोजोन्स एक्सक्रीट अमोनिया, ये क्या होते हैं, एमिनोटेलिक, मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, अब हर एनिमल का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हम क्या है, यूरियोटेलिक, उसके बाद जो वर्ड्स है वो क्या है, यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जो यूरिया, जैसे कि हम यूरियोटेलिक हुए। फिर और एक क्या होता है, एमिनोटेलिक। तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एमिनोटेलिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटोजोन्स आर एमिनोटेलिक, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक। मतलब इनका जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है, लास्ट डाइजेशन के बाद जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट आता है वो क्या है, हमारा एमोनिया बनता है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एमोनिया बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, मोस्ट प्रोटोजोआन हैव सिस्ट स्टेज। हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये ना डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक। तो इसलिए इनमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी लिख दिया मैंने, सॉरी, मेटामॉर्फोसिस होती है। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो वो क्या हुए, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। तो इनमें मेटामॉर्फोसिस भी होती है, ठीक है। तो इनका जो एक फॉर्म होता है, डिजीज कॉजिंग फॉर्म होता है, वो होता है इनएक्टिव फॉर्म, जिसको कहते हैं सिस्ट। ये तो जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, अगर वो आपकी बॉडी में, अगर वो किसी और टारगेट के बॉडी में, तो उसके बॉडी में डिजीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या? बट इसका जो एक्टिव फॉर्म है टोकोफोर, ठीक है, इसका एक्टिव फॉर्म वो टोकोफोर, ये डिजीज कॉज नहीं करता है। तो इसका जो एक लास्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारा, हमने वाइटल लिविंग के पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक। रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। लोकोमोशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये भी जान लिया, ठीक है। अब इनमें एक लास्ट हमारा जो कहते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोन्स डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। तो इनका कौन सा फॉर्म डिजीज़ कॉज करता है, ये काफ़ी टाइम पे क्वेश्चन आता है कि इसका कौन सा फॉर्म, कौन सा स्टेज डिजीज़ कॉज करता है। तो इसका सिस्ट स्टेज, जो कि होता है डोरमेंट एंड हाईली रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्टेज, ठीक है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल ही एकदम गुप्त पड़े रहते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, पीएच बढ़ रहा है, पीएच घट रहा है, इनको उनसे कोई मतलब नहीं, ये जैसे है वैसे डोरमेंट पड़े रहते हैं। तो इनका वो फॉर्म सिस्ट स्टेज कहलाता है, जो कि डिजीज कॉजिंग होता है, ठीक है। जो कि इन्फेक्शन, जिसके थ्रू इन्फेक्शन होता है, इस फॉर्म के थ्रू ही इन्फेक्शन होता है, उसके बाद बॉडी में जाके फिर एक्टिव हो जाते हैं, वो अलग बात है, वो बात की बात है। बट जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन सिस्ट फॉर्म के थ्रू होता है, ठीक है। इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस एक फॉर्म होता है सिस्ट फॉर्म, एक फॉर्म होता है ट्रोकोफॉर्म। ट्रोकोफोर फॉर्म क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है, और जो सिस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। ट्रोकोफोर फॉर्म इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता है, सिस्ट फॉर्म इन्फेक्ट करता है, ठीक है।
ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा ध्यान में रखना कि सिस्ट फॉर्म इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इंजेस्ट होता है तो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ये डोर्मेंट होता है, इनएक्टिव होता है। बट ट्रोकोफोर फॉर्म एक्टिव फॉर्म होता है, ये डिजीज़ क्रिएट नहीं करता है, ये डिजीज़ कॉज नहीं करता है, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, बट ये एक्टिव होता है। मतलब एक्टिव मतलब क्या हुआ, अब ये इनके सारे के सारे वाइटल एक्टिविटीज़ है जो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, लोकोमोशन, ये सारी की सारी चीज़ें ये शो करता है। ठीक, एक और इनमें फीचर होता है इनका प्रोटोजोन्स का। प्रोटोजोन्स में एक फीचर होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, बट ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है, जो एक्वाटिक प्रोटोजोन्स है वो ना पानी का ना इनमें ऑस्मोसिस होती है, तो ये वाटर का बहुत ज़्यादा अपटेक कर लेते हैं, इनटेक हो जाता है इनमें, अपटेक नहीं होगा सॉरी, इनमें इनटेक हो जाता है। तो क्या होता है इनमें वर्स्ट आउट सिचुएशन हो जाती है, इनमें डर हो जाता है कि ये वर्स्ट आउट ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए। ठीक है, तो अब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उस पानी को, उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को वैक्यूल से कहाँ कहाँ आता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में होता है। तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को सेल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकालने के लिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, द प्रोसेस by which excess amount of water is being expelled from cell body by osmosis is called as osmo रेगुलेशन। ओके, याद रहेगी ये बात, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये कि फाइनल हमारा जो इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। इनमें जब एक्वाटिक प्रोटोजोन्स है, जो एक्वाटिक, अब देखो ये सारे के सारे मोस्टली कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, हमने पहले ही बात करी। तो जो पानी में रहते हैं तो इनमें ना वाटर का ऑस्मोसिस, वाटर इनटेक हो जाता है बहुत ज़्यादा। वाटर इनटेक किसके थ्रू होता है, किसमें होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में होता है। तो उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में ज़्यादा पानी आने से बर्स्ट आउट सिचुएशन आ जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं ये सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस के थ्रू क्या करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी को एक्सपेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर रेगुलेशन। तो दिस प्रोसेस ऑफ वाटर रेगुलेशन बाय विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। हम इसको एक सिंपल टर्म में ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक हमारा ये खत्म होता है, हमारा क्या कहते हैं प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, एंड उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड क्या कहते हैं लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक, एंड जूलॉजी के सेकंड पेपर के लिए आप
हमारी वेबसाइट qtix.in पे चले जाइए, आपको वहाँ पे सारी जूलॉजी के सारे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती मिलेंगी। ठीक है, आप मेरा कोड प्रणय10 का भी यूज़ कर सकते हैं कोर्स पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए जूलॉजी के। ठीक, एंड जूलॉजी के अलावा जो अदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इसके भी वहाँ पे क्लासेस अपलोड होती है qtix.in पे। आप जाइए, चेकआउट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। एंड इसका आपको बता दो, इसका एक ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए एंड ध्यान रखिए।